इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में हमने ये एल्गोरिथम पढ़ा था। अगर आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो पे जाके आप साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम देख लीजिए। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारी कोई क्लिपिंग विंडो गिवन है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये क्लिपिंग विंडो नॉन रेक्टेंगुलर है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये नॉन रेक्टेंगुलर हमारा क्लिपिंग विंडो है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जो एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था। अब इस पहले क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा उससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है पहले हम देख लें। इस क्वेश्चन से हमें पहले तो 6 वर्टिसेस मिलेंगी। जैसे इसमें यहाँ पे देखो, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, 4, 5 और 6, और ये जो 6 वर्टेक्स हैं उन सबके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, ये P0 P1 लाइन गिवन है। तो P0 के कोऑर्डिनेट हैं और P1 के कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चल जाएगा, एक तो 6 वर्टिसेस पता चलेंगी उनके कोऑर्डिनेट्स, और P0 P1 लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन पॉइंट, कि ये जो लाइन है इस क्लिपिंग विंडो को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करना, ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। अब आपको अगर अपना एल्गोरिथम याद हो तो एल्गोरिथम में देखो हमने क्या करा था। सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा कि NI और PEI फाइंड आउट करना। ठीक है, हर एक लाइन के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले लाइन 1 ली, तो लाइन 1 के लिए ये हमने एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया जो कि हमेशा आउटपुट होगा N1। ऐसे लाइन 2 के लिए ले लिया हमने नॉर्मल वेक्टर N2, लाइन 3 के लिए, लाइन 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, हर लाइन के लिए हमने एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया जो कि आउटवर्ड होगा। और हमने एक पॉइंट लिया हर लाइन पर जिसे हम कह रहे हैं PEI, मतलब पॉइंट एट H1, पॉइंट एट H2, पॉइंट एट H3, ऐसे हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। अब इस लाइन पे जो पॉइंट होगा हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को ही, ये जो V1 पॉइंट है ये ले लिया पॉइंट एट H1। ठीक है, तो पॉइंट एट H1 क्या हो गया हमारा, जो ये V1 है, क्योंकि H1 पे ही आ रहा है पॉइंट हमारा, 30 ले लिया। ऐसे पॉइंट एट H2 हमने क्या ले लिया, V2 को ले लिया जो कि हमारा है 1 2। ऐसे पॉइंट एट H3 पे हमने ले लिया V3 को जो कि 1 4 है। पॉइंट एट H4 में ले लिया V4 को जो कि 3 6 है। पॉइंट एट H5 में ले लिया हमने V5 को 5 4, और पॉइंट एट H6 में ले लिया हमने V6 को जो कि है 5 और 2। तो ऐसे हर एज पे हमें पॉइंट्स मिल गए और नॉर्मल वेक्टर ले लिए N1 N2 अप टू N6। अब ये N1 की वैल्यू हमने कैसे लिखी है, यहाँ पे देखो, अगर ये जो N1 है, N1 में अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे है, देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, तो N1 में अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर उससे नीचे हम जाएंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्योंकि बैक साइड पे मूव कर रहा है। यहाँ पे है एक x, फिर एक यहाँ पे आएगा, तो x डिक्रीज़ हो रहा है, और y भी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो नीचे आ रहा है, तो उसकी हाइट रिड्यूस हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे N1 में क्या होगा, अगर हमारा x भी रिड्यूस हो रहा है और y भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही N2 के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, देन एक पॉइंट यहाँ पे है, तो देखो हाइट तो सेम रह रही है, तो इट मीन्स y तो सेम है, बट x बैक में मूव कर रहा है तो x रिड्यूस हो रहा है। तो x की वैल्यू तो -1 हो गई, बट y कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब N3 में देखो, अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो x कम होता जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे है तो x ये है, यहाँ पे है तो x ये है, तो मतलब x पीछे जा रहा है, तो x रिड्यूस हो रहा है हमारा, बट y हमारा ऊपर जा रहा है, क्योंकि तो हाइट इंक्रीज हो रही है तो y हमारा बढ़ रहा है। ऐसे ही N4 के लिए देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो x हमारा बढ़ रहा है ना, और y भी बढ़ रहा है, तो N4 में 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही N5 में क्या है कि हाइट सेम रह रही है, तो क्या होगा, y आपका कांस्टेंट रहेगा और x आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो x बढ़ेगा, तो 1 0 हो गया। और N6 में क्या है, फिर हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, x तो हमारा बढ़ रहा है क्योंकि ये एक पॉइंट यहाँ पे है, दिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे, x बढ़ रहा है, बट y नीचे आ रही है क्योंकि हाइट रिड्यूस हो रही है, तो y -1 हो जाएगा और x हमारा 1 हो गया। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि x की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, उसके हिसाब से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 हमारा क्या है,
इसमें हमारा स्टेप 1 था NI और PEI फाइंड आउट करना, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप था हमारा डॉट प्रोडक्ट लेना और उसकी वैल्यू को स्टेप 3 था इक्वल्स टू 0 करना। तो अब हम यहीं पे यही करेंगे, स्टेप 2 में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ TI एंड D। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था TI का था वो NI PEI माइनस P0 NI P1 माइनस P0। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे T1 के लिए। तो T1 में क्या हो जाएगा, N1 लाइन 1 के लिए निकाल रहे हैं तो I की जगह 1 आ जाएगा, N1 PE1 माइनस P0 N1 P1 माइनस P0। ठीक है, N1 हमारा क्या है, यहाँ से हम देखते रहेंगे। ठीक है, अब N1 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है, -1 ठीक है, और आपका PE1 क्या है 30 और P0 होगा आपका ये पॉइंट और P1 है आपका लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट को P0 कह रहे हैं, एंड पॉइंट को P1 कहते हैं हम। तो यहाँ से हमारा ये आ गया P0 हो गया -2 1 और आपका यहाँ पे ये N1 की वैल्यू, देन यहाँ पे आपका आ गया P1 की वैल्यू जो कि आपकी 6 3 है और माइनस में आपकी P0 की वैल्यू जो कि है -2 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट की कैलकुलेशन अलग तरह से होती है, तो केयरफुली इसे देखिए कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को x से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 लिया, 3 माइनस -2, तो 3 माइनस -2 लिया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 0 माइनस 1। ठीक है, ऐसे सिमिलरली नीचे करेंगे 6 माइनस -2 और यहाँ पे 3 माइनस 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और -1, ये आ गया आपका 8 और 2। और देन इसको डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, x वाला x से मल्टीप्लाई होगा, y वाला y से मल्टीप्लाई होगा और बीच में आएगा प्लस। तो -1 को मल्टीप्लाई करा 5 से, प्लस में -1 को मल्टीप्लाई करा -1 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करा 8 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करा 2 से। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया -4 -10, ये पूरी आ गई T1 की वैल्यू। ठीक है, और इसमें D क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसको आपको ये माइनस साइन से आपको कट नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, जो ओरिजिनल वैल्यू है D की वही आपको एज्यूम करनी है। तो D की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, -10, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से -10। और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे देखा था अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो लीविंग पॉइंट होता है और लेस देन 0 होती है तो एंटरिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, लेस देन 0 है, तो ये हमारा एंटरिंग पॉइंट हो गया। सिमिलरली अब हम T2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखिए N2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10 और PE2 की वैल्यू हो जाएगी 1 2 माइनस P0 आपका पॉइंट हो जाएगा -2 1, और यहाँ पे आपका ये जो P1 माइनस P0 है सेम है दोनों फॉर्मूले में, है ना। यहाँ पे भी P1 माइनस P0 था तो ये कैलकुलेट होके आपका आया था 8 2, तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दी 8 2, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस -2 और यहाँ पे 2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये वैल्यू 3 1 और 8 2। देन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 को 1 से, और यहाँ पे -1 को 8 से, प्लस 0 को 2 से, तो ये वैल्यू आ गई -3 -8, और यहाँ पे D क्या हो गया, -8। आपको यहाँ पे माइनस को माइनस से कट नहीं करना है, ओरिजिनल D की वैल्यू लेनी है जो है एज सच। तो अब यहाँ पे D फिर दोबारा क्या आया, लेस देन 0 आया, लेस देन 0 मतलब ये एंटरिंग पॉइंट है आपका। ऐसे सिमिलरली हम T3 T4 T5 T6 सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर वो लेस देन 0 है तो वो आपका एंटरिंग पॉइंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है D आपका तो वो लीविंग पॉइंट आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम सारे एंटरिंग पॉइंट एक साथ लिख लेंगे, सारे लीविंग पॉइंट एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, अब सारे एंटरिंग पॉइंट में से हम हाईएस्ट वाला चूज़ करेंगे और सारे लीविंग पॉइंट में से हम स्मॉलेस्ट वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनमें से हमारा हाईएस्ट आ गया 4/10
और यहाँ पे हाईएस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट आ गया 7/8। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक टी की वैल्यू मिल गई, ये एक टी की वैल्यू मिल गई, 2 टी मिलेंगे हमें, ठीक है। एक मिलेगा आपको एंटरिंग और एक मिलेगा लीविंग। तो एंटरिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 4 में हमें क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई फॉर डी ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं इस स्टेप में हम। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो एंटरिंग पॉइंट के लिए करेंगे, वहाँ पे हमारी टी की वैल्यू हो गई 4/10, ठीक है। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वही वाली P0 प्लस टी इंटू P1 माइनस P0। P0 P1 ये सब आपको पता ही है, ठीक है। बस टी हमारा हो गया 4/10। देन इसे हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है, जो कि हमारा आया 6/5 9/5। तो यहाँ पर जब हमने ये टी की एक वैल्यू मिली हमें -4 -10, ठीक है। जब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टी में, तो ये यहाँ पे माइनस से माइनस हम कट कर देंगे, क्योंकि अब हम उसे कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले हम डी में उसकी ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करते हैं, डी में हम नहीं कट करते हैं माइनस साइन को, अगर माइनस माइनस है तो। बट जब टी होता है पूरा और टी को जब हम यूज़ करते हैं तो वो कैलकुलेशन के लिए हम उसको कट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे हम कट कर देंगे, टी की वैल्यू को कट कर सकते हैं बट डी को नहीं कट करेंगे। डी में माइनस साइन को नहीं कट करेंगे बट टी में हम वैल्यू को कट करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं उसे। यहाँ से अब हम इसको पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं दोबारा से। जैसे ये होगा, कैसे होगा, 4/10 इंटू 8 और ये दूसरा होगा 4/10 इंटू 2। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके पीटी की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। और सिमिलरली हम फॉर डी लेस देन 0 जो दूसरा हमारा पॉइंट था, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट T 7/8 के लिए, जो हमारा सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके लिए हम सिमिलरली पीटी इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे। बस आपका ये टी की वैल्यू चेंज होगी तो वो आ जाएगा हमारा 5/11। तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, एक हमारा पहले ये वाला एंटरिंग पॉइंट है, ये हमारा लीविंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ डायग्राम में, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट है हमारा एंटरिंग वाला और ये वाला है लीविंग पॉइंट। तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। थैंक यू।